हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? चलो आज के लेक्चर में हम लोग इतने टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स का मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे हेस लॉ के बाद का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों न्यूमेरिकल ऑफ हेस लॉ। एक दो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। उसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि another एंट्रोपी another थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन। एंट्रोपी क्या होता है? जैसे कि आपने एंथैल्पी के बारे में जाना, उस तरह से आप एंट्रोपी के बारे में जानें एंट्रोपी एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी, और फिर लास्ट में हम जानेंगे एंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो तो एंट्रोपी का क्या कैसे चेंज आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम एक न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है ना। और वो न्यूमेरिकल जो मैं बताने वाला जो जेई में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना, 2010 में जेई मेंस में आ चुका क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सबसे बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है कैसे इसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे दी स्टैंडर्ड। देखो क्वेश्चन क्या यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे है दी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ SF6 गैस है ये। SF6 तो पढ़े हो आप लोग, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे, सल्फर गैस और उसके बाद क्या बोला है बच्चों, फ्लोरीन गैस। अब इसमें क्या बोला है बच्चों, इसका वैल्यू कितना है बच्चों, सबका देखो वैल्यू दिया हुआ है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि जब हेस लॉ के न्यूमेरिकल को जब आप सोल्व करोगे तो उसके वैल्यूज दिए रहेंगे आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू किसका कितना वैल्यू होता है। देखो सबका वैल्यू दिया बच्चों। सबसे पहले बात करें आप SF6 की, तो SF6 का वैल्यू कितना है, -1100। हालांकि सबका वैल्यू किस में होगा बच्चों, किलो जूल में होगा, एक चीज ध्यान रखना। उसके बाद सल्फर कितना है बच्चों, 275। उसके बाद आपका फ्लोरीन का कितना है, एंड 80 क्या है सबका, किलो जूल पर मोल। अब आगे क्या बोला है बच्चों यहाँ पे, रेस्पेक्टिवली। अब आगे क्या बोला इसमें, क्वेश्चन ये बोला है कि द एवरेज SF बॉन्ड एनर्जी ऑफ इन SF6, द एवरेज बॉन्ड, क्या बोला है बच्चों, द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF इन SF6, यानी SF6 में बच्चों इसका एवरेज बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो। क्वेश्चन में ये बोला है कि देखो क्वेश्चन में सबका वैल्यू दिया हुआ है एक करके, सबके वैल्यूज गिवन है। अब हमको यहाँ पे ये पता करना है कि जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है उसका एवरेज वैल्यू कितना होगा बॉन्ड का, ठीक है ना। तो बॉन्ड के एवरेज वैल्यू को फाइंड करने सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि देखो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट सबको ये पता है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे डेल्टा H। देखो यहाँ पे यहीं पे बन जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। इसका मतलब क्या हो बच्चों, इसका मतलब एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं कर, हमको इसके वैल्यू को पुट करके इसका एवरेज फाइंड कर लें। तो सबका वैल्यू देखो गिवन है यहाँ पे, सबका वैल्यू कितना दे यहाँ पे एक सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कितना दे इसका 275। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 275 प्लस उसके बाद कितना दे आपका 6 इंटू 80। अब देखो यहाँ मैंने 6 क्यों लिया बच्चों, तो 80 जो क्या है यहाँ पे एक फ्लोरीन का दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने यहाँ पे 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 80 हो जाएगा। अब आगे बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन में हमको बोला है यहाँ पे फाइंड करने के लिए SF6 के बारे में बोला है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड का उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं, अब उसका एनर्जी वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे फाइनली, ये दिया हुआ आपका +1100। कितना दिया यहाँ पे, +1100 दिया हुआ है यहाँ पे। तो 1100 अगर मैं इन सभी को अगर ऐड कर दूं, तो इन सभी को ऐड करने के बाद क्या होगा बच्चों, इन सभी को ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1855 किलो जूल पर मोल।
ये क्या आ गया 1855, सबका वैल्यू आ गया। अब कहने का मतलब ये हो बच्चों कि ये जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे एवरेज, चूंकि हमको निकालना है कि एवरेज वैल्यू, तो देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ SF6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1855 डिवाइडेड बाय क्या कर दो 6 कर दो, जो आएगा वैल्यू आंसर आ जाएगा इसका। यानी कि जो वैल्यू आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों, डिवाइड करने के बाद तो इसका वैल्यू आएगा अप्रॉक्स आपका 390.6 309.6 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का वैल्यू कितना होगा बच्चों 309.6 किलो जूल पर मोल। कितना होगा बच्चों 309.6 किलो जूल पर मोल, एक सल्फर। यानी कि सल्फर के साथ जितने भी बॉन्ड अटैच्ड हैं, कितने बॉन्ड है यहाँ पे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा बनता है 1 2 3 4 5 6, आपने केमिकल वर्ड नहीं पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो यहाँ पे तो एक सल्फर का वैल्यू कितना था यहाँ पे, एक था आपका यहाँ पे 80 था, तो एवरेज वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या किया सबको ऐड करके बाकी 6 से क्या किया हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, कितना आएगा 309.6 द एवरेज वैल्यू ऑफ एस सिंगल बॉन्ड एफ बॉन्ड। यानी एस सिंगल बॉन्ड एफ का वैल्यू कितना होगा बच्चों यहाँ पे 309.6 किलो जूल पर मोल के हिसाब से होगा यहाँ पे, ठीक है ना। आप आंसर चेक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जेई के लिए आ चुका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ SF6, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ SF इन SF6, तो आप बहुत आसानी से इसको फाइंड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसकी एक याद करोगे, मैंने आपको एक CH4 का क्वेश्चन बताया था, तो CH4 में क्या था कि किसमें बताया था आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में, तो उसमें क्या था CH4 में, उसमें CH4 में था कि CH4 को या एटोमाइजेशन का जो वैल्यू होता है 1665 होता है। तो वो भी क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1CH बॉन्ड, तो उसमें क्या था कि मैंने बताया था कि 1665 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो जो उसका वैल्यू है क्या जाए आंसर आ जाएगा उसका। बात समझ में आ गई बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना इसको। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ते हैं तो कुछ न्यूमेरिकल्स और मैं आप लोगों को आज होमवर्क में दे दूंगा। और अब आप देखो यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक जो है, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे आपका है लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन क्या है बच्चों, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करता है। देखो दो लिमिटेशन है इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट्स कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर, इट कांट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ ये कभी नहीं बताता है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, किस वे से हो रहा है, यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो तो कैसे होगा, कैसे होगा मतलब फास्ट होगा स्लो होगा, वो बिल्कुल ये नहीं बताता है। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल ये एक्सप्लेन करता है कि रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज का वैल्यू क्या होगा, लेकिन वो कभी एक्सप्लेन नहीं करता है कि रिएक्शन फास्ट वेलोसिटी से होगा, रिएक्शन स्लो वेलोसिटी से होगा, या रिएक्शन कितना तक हो पाएगा, कितनी दूर तक हो पाएगा, रिएक्शन को प्रोसीड करने में कितना टाइम लगेगा। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा हो गया बच्चों लिमिटेशन इसका थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लिमिटेशन है आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आल्सो कांट एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको ये नहीं पता चलता कि रिएक्शन डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन से होगा, या दोनों डायरेक्शन से होगा, ये हमको नहीं पता चलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सिर्फ और सिर्फ हमको एनर्जी का पता चलता है। एनर्जी का पता ये चलता है कि एनर्जी में डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एच का वैल्यू प्लस होगा माइनस होगा, और ये पता चलता है कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है किसी भी सिस्टम टू सराउंडिंग के लिए। बाकी हमको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बिल्कुल नहीं पता चलता है कि रिएक्शन जो भी सिस्टम में रखा हुआ सब्सटेंस है उसका कैसा होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो रिवर्सिबल होगा, वो इरिवर्सिबल होगा, वो क्या होगा। तो ये दो लिमिटेशन आप याद रखना, पहला तो एक रिएक्शन का रेट नहीं पता चलता है हम लोग को, और दूसरा इसका लिमिटेशन ये है कि रिएक्शन का हमको डायरेक्शन भी नहीं पता चलता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन से हो रहा है, रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है। तो ये चीजें हमको थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से पता नहीं चलता है। तो दिस टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या, दो लिमिटेशन हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं यहाँ पे
स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखो यहां पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है जो प्रोसेस खुद ब खुद होता है। केमिस्ट्री में वो सभी प्रोसेस जो खुद ब खुद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो किसी ना किसी इनिशिएटिव के थ्रू होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि जो प्रोसेस खुद ब खुद नहीं होगा, जो प्रोसेस खुद ब खुद नहीं होगा उसको होने के लिए किसी ना किसी इनिशिएटिव की रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके एग्जांपल से और भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। ठीक है, देखो यहां पे अब मैं कुछ कॉमन एग्जांपल इसका लेता हूं स्पॉन्टेनियस का। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है बच्चों, देखो पानी के झरना, पानी के झरने यानी झरने से पानी का गिरना, तो झरने से पानी खुद ब खुद गिरता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या पानी फिर से झरने के ऊपर चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता है। यानी पानी को ऊपर ले जाना ये क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी खुद ब खुद नहीं हो सकता है वो। लेकिन झरने से पानी नीचे खुद ब खुद गिर सकता है। बात समझ में आ गई? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? जो खुद ब खुद होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद नहीं होगा। अब इसी प्रोसेस, इसी टॉपिक को मैं कुछ रिएक्शन से आपको और अच्छे से समझा देता हूं। देखो यहां पे, देखो सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्टेनियस के बारे में। देखो तो स्पॉन्टेनियस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में देखो क्या होगा, ये हमारे पास है शुगर और प्लस ये क्या हमारे पास? वाटर है। तो शुगर वाटर के साथ देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये बनाया गया, यहां पे सॉल्यूशन तैयार होता है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। अब देखो यहां पे एक काम करो आप, आपको ज्यादा कुछ करने का, आप एक काम करो कि आप वाटर में शुगर को डाल करके आप छोड़ दो, वाटर में आप चीनी को डाल के छोड़ दो काफी देर तक। तो क्या होता है, वो अपने आप खुद ब खुद क्या होता है? खुद ब खुद वो क्या होता है वहां पे? उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? खुद ब खुद डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है यहाँ पे, इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये है व्हाइट फॉस्फोरस, नाम सुना होगा आपने व्हाइट फॉस्फोरस का। व्हाइट फॉस्फोरस सॉलिड है, और व्हाइट फॉस्फोरस को अगर हम एयर में ले जाते तो ये क्या बन जाएगा आपका? P4O10, या इसको हम और करके लिख सकते हैं बच्चों P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। देखो व्हाइट फॉस्फोरस को जब हम एयर के कांटेक्ट में जाए तो व्हाइट फॉस्फोरस खुद ब खुद जलना स्टार्ट हो जाता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस को जब हम एयर में ले जाते हैं तो व्हाइट फॉस्फोरस खुद ब खुद बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या? दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है। यहाँ पे एक और एग्जांपल आप देख लो, अगर मैं नाइट्रोजन गैस को अगर मैं एयर में ले जाता हूं, तो एक बात ध्यान रखना कि नाइट्रोजन गैस एयर में खुद ब खुद बर्न होने लगता है, और नाइट्रोजन गैस एयर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाता है। आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे से नाम आपने सुना होगा। देखो यहां पे मैं बताता हूं आपको, दिस इज N2 गैस प्लस O2 गैस। तो इफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है वो खुद ब खुद क्या होता है? बनता है। हाँ, अगर मान लो कि नाइट्रिक ऑक्साइड से फिर से अगर हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया तो हमको यहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बना देता है, जिसको हम एसिड रेन के नाम जानते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है बच्चों? यहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ खुद ब खुद रिएक्शन कर रहा है,
एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ खुद ब खुद रिएक्शन कर क्या बना रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब एक लाइन में आपका ये हो गया कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में कोई भी इनिशिएशन का यूज नहीं हो रहा है यहां पे। बात समझ में आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 एग्जांपल, मुझे लगता है कि ये 3 एग्जांपल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में, कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देखो ध्यान से यहां पे। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है बच्चों? तो दोस टाइप्स ऑफ प्रोसेस विच प्रोसीड विद द इनिशिएटिव, यानी कि जो इनिशिएटिव के साथ होता है यहां पे इनिशिएशन, जिसमें इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखो आप। अगर हम कागज के टुकड़े को अगर हम एयर में ले जाएंगे तो क्या वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो कागज को एयर में ले जाने के बाद हमको माचिस की तिल्ली को वहां पे जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो जलेगा। क्लियर सी बात है यार। ठीक उसी तरह से अगर हम कोयले को अगर एयर में जाके रख देंगे तो क्या कोयला जलने लगेगा अपने आप? बिल्कुल नहीं जलेगा। तो कोयले को बच्चों एयर में ले जाकर के जलाने के लिए क्या चाहिए? माचिस तिल्ली चाहिए, तब तो जलेगा ना। तो इसका मतलब कोयला एयर में अपने आप नहीं बर्न होता है, उसको बर्न करने के लिए माचिस की तिल्ली के लिए रिक्वायरमेंट वहां पड़ रही है। तो ये क्या हो रहा है? इनिशिएटिव के थ्रू हो रहा है यहाँ पे, इनिशिएशन से हो रहा है यहाँ पे, यानी इनिशिएशन रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ कोल। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो एग्जांपल आप ये नोट करो कि कोल का एयर में बर्न होना एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्लीटली क्या कहलाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक इसी तरह से बच्चों ये आपका CaCO3, CaCO3 को क्या बोलते हैं हम? दिस इज कॉल्ड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। तो CaCO3 को जब हम यहां पे हीट कराएं कितना पे भाई? 800 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये क्या बनाएगा? CaO, यानी क्या ये लाइम देगा, और प्लस क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेगा? देखो यहां पे ध्यान से, CO2 गैस को क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। तो कहीं ना कहीं एक बात ध्यान रखना है यहां पे कंफर्म सी, कि जब तक इसको हम हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक ये क्या करेगा? डिकम्पोज नहीं होगा। और जब ये डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, क्योंकि इसमें हीट की क्या हो रही है? रिक्वायर्ड हो रही है। इस तरह से अगर मैं बात करूं यहां पे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जैसा कि आपने देखा कि ऑक्सीजन के साथ खुद ब खुद रिएक्शन कर लिया, जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ खुद ब खुद रिएक्शन नहीं करता है। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम 1173 केल्विन टेम्परेचर। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर भी चाहिए, 2 बार प्रेशर भी चाहिए, तो तब जाकर के रिएक्शन होगा। टेम्परेचर, प्रेशर प्लस क्या चाहिए आपको? कैटलिस्ट चाहिए। तो कहने का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट अगर आपके पास इतना है तब जाकर क्या होगा? ये रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के बाद क्या बनाएगा बच्चों? NH3 गैस का क्या करेगा? ये फॉर्मेशन करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 प्रोसेस आपने देखा, 3 रिएक्शन देखा, वो क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। यानी इसका मतलब है कि ये प्रोसेस खुद ब खुद नहीं होगा, इसको करने के लिए किसी ना किसी इनिशिएटिव की रिक्वायरमेंट है ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं एक आपको CET का क्वेश्चन बताता हूं, जो कि आपको वेस्ट बंगाल जेई में आया था क्वेश्चन। ये CET में पूछा था ये कि रिएक्शन ऑफ Cl2, रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ ब्लीचिंग पाउडर, दिस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो यहां पे ये क्वेश्चन आया था CET में ये क्वेश्चन आया था कि CaOCl
Cl, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम रिएक्शन कराते हैं यहां पे CO2 के साथ, हाँ CO2 के साथ, तो देखो यहां पे सबसे पहली बात यहां पे है कि ब्लीचिंग पाउडर को जब CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या। तो देखो यहां पे CaOClCl प्लस CO2 है, तो ये क्या बना लेगा बच्चों, CaCO3 प्लस Cl2 गैस को ये रिलीज कर देगा। ये क्या बन जाएगा आपका लाइमस्टोन। और ये क्या किया यहां पे, क्लोरीन गैस को क्या किया यहां पे, ये रिलीज कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये प्रोसेस जो होता है बच्चों खुद ब खुद होता है। आपने जनरली देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर का जहां पे छिड़काव होता है वहां पे देखो कि एक अजीब तरह की स्मेल आती है। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों कि ब्लीचिंग पाउडर को जब हम ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो क्या करता है वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से खुद ब खुद रिएक्शन करके वो Cl2 गैस को रिलीज करता है। तो एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर से जो स्मेल आता है बच्चों वो Cl2 रहता है। और क्या होगा, लाइमस्टोन क्या होगा, ये आपका बन गया। तो देखो सिंपल सी बात है यार, सीईटी के लायक तो एक क्वेश्चन है यहां पे। तो आपको ये समझना है कि जो प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है वो क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस, और जो इनिशिएशन के थ्रू हो रहा है वो क्या कहलाएगा, वो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक एग्जांपल से आपको ये समझ में भी आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, चलो आपकी बुक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, इवन बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपका आता है कि राइट दी शॉर्ट नोट्स ऑन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विथ एग्जांपल। आई थिंक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप सोल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एंट्रोपी। क्या है, एंट्रोपी इज अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। एंट्रोपी क्या है बच्चों, एक दूसरा थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। तो हम जानेंगे यहाँ पे कि एक्चुअल में एंट्रोपी होता क्या है बच्चों, एंट्रोपी है क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एंट्रोपी को समझने के लिए हम सबसे पहले मैं तुम लोग से एक बात बोलना चाहता हूं कि एंट्रोपी रियल में है क्या। एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आपको पहले पढ़ा दिया है कि एंट्रोपी है क्या। एंट्रोपी के बारे में पहले आपको ये बताया गया था, आपको ये वर्ड सुना होगा आपने एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी। तो एंट्रोपी मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। तो इसका आंसर क्या होगा, एंट्रोपी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चूंकि एंट्रोपी का वैल्यू मैटर के क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। यानी कि मैटर की क्वांटिटी पे उसका वैल्यू डिपेंड करेगा, सो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्चुअल में एंट्रोपी है क्या बच्चों, तो एंट्रोपी इज अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। यानी किसी भी सिस्टम के रैंडमनेस को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एंट्रोपी का क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे यूज करते हैं। अब पूछोगे रैंडमनेस क्या होता है, तो रैंडमनेस को हम डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। अब डिसऑर्डर क्या होता है बच्चों, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने सुना होगा गैस जो होती है बहुत फास्ट क्या होती है, एक्सपेंड करती हैं। तो गैसेस बहुत फास्ट एक्सपेंड करती हैं, इसका मतलब क्या होगा, गैस फास्ट एक्सपेंड यानी वो क्या, उसमें डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है। सॉलिड एक्सपेंड ही नहीं कर, सॉलिड तो जस्ट करता है, लिक्विड एक्सपेंड करता है। तो कहने का मतलब किसी भी सिस्टम से उसके डिसऑर्डर का हम मेजरमेंट करते हैं, सिस्टम का किसे करते हैं बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में एक फंक्शन आता है जिसको क्या बोलते हैं हम, एंट्रोपी। जिस तरह से एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं, H से, तो यहां पे एंट्रोपी को बच्चों हम S से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल S से। एंट्रोपी क्या होता है एक बार फिर सुनो यहाँ पे, एंट्रोपी इज अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। यानी किसी भी सिस्टम के रैंडमनेस और डिसऑर्डर को फाइंड करने के लिए एंट्रोपी का यूज किया जाता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एंट्रोपी के लिए क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा एस, इसको क्या बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज। और डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, S2 माइनस S1। यानी कि फाइनल में से क्या होगा, इनिशियल को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, हालांकि एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला आता है यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्स अपॉन क्या आता है बच्चों, टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लेना, आगे इस पे हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे इसको। अब ये क्यू रिवर्स क्या है बच्चों, तो हीट रिवर्स यानी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यहाँ पे हीट का वैल्यू। और टी क्या होगा बच्चों यहाँ पे, टेम्परेचर। तो ये क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एस। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एस क्या, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज
क्यू रिवर्स क्या हो गया बच्चों यहां पे, रिवर्सिबल प्रोसेस हीट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक क्या हो गया बच्चों यहां पे, टेम्परेचर, और एक बात ध्यान रख, टेम्परेचर इन केल्विन होगा यहां पे, टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये हो गया आपका। तो एंट्रोपी के बारे में ये तो समझ गए आपके एंट्रोपी होता क्या है। अब चलो कुछ एग्जांपल्स इसको मैं और अच्छे से समझा दूं। देखो यहां पे, अब हमारे पास यहां पे क्या है, देखो यहां पे ये क्या है बच्चों, देखो इधर ये हमारे पास 3 कंटेनर है। ये है आपका सॉलिड है, मान लो कि यहां पे आइस है, ये आइस है। दूसरा कंटेनर यहां पे ये है वाटर आपका। आइस मेल्ट हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। ये है वाटर। और ये तीसरा आपका क्या होगा बच्चों, इसको बोलते हैं हम वाटर वेपर। क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर। ये सभी कंटेनर ओपन है, चलो ये भी ओपन है, ठीक है ना, वाटर वेपर। ठीक है। अब देखो यहां पे, तो आइस का वाटर में कन्वर्जन एंड वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्जन। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है इसमें जो है वो सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ क्यू इज क्या होगा यहां पे, पॉजिटिव होगा। आप पहले से ही पढ़ चुके हो। सिस्टम यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी सीधी सी बात है यार, यहां पे सिस्टम के अंदर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइस क्या हो गया, यहां पे मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो गया। फिर वाटर को अगर हमने हीट कराया तो वाटर क्या हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो हर एक प्रोसेस में बच्चों क्यू का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सिस्टम क्या हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है यहां पे। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें सबसे ज्यादा एंट्रोपी का वैल्यू किस में होगा, वाटर वेपर में, वाटर में, या आइस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, वाटर वेपर, क्योंकि सबसे ज्यादा डिसऑर्डर कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, वाटर वेपर, वाटर वेपर, उसके बाद क्या होगा बच्चों, वाटर हो जाएगा, और सबसे कम ना के बराबर डिसऑर्डर कहां पे, आइस में है। तो ये सीक्वेंस, यानी कि सबसे ज्यादा, तो व्हाट इज द, यानी कि सबसे ज्यादा एंट्रोपी का वैल्यू कहां होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कहां पे होगा आपका, सबसे ज्यादा यहां पे हो जाएगा। एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कहां पे होगा बच्चों, आइस में होगा। तो ये आपका थ्योरेटिकली हो गया कि हम एंट्रोपी को कैसे मेजर करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए। तो जहां पे डिसऑर्डर सबसे ज्यादा होगा वहां पे उसका वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा एंट्रोपी का। और जहां पे डिसऑर्डर ना के बराबर होगा, सबसे कम होगा, उसका वैल्यू भी वहां पे क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है। तो ये तो हमने क्या जाना एंट्रोपी के बारे में। अब हम जान लेते हैं एंट्रोपी के कुछ, क्या जान लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि एंट्रोपी होता क्या है। देखो यहां पे, देखो यहां पे, तो आगे बढ़े हम यहां पे, तो चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। एंट्रोपी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं क्या क्या है। देखो यहां पे, तो देखो बच्चों यहां पे एंट्रोपी का सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों वो क्या है यहां पे, कि देखो एंट्रोपी जो है वो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला। उस बाद सेकंड क्या है बच्चों, एंट्रोपी चेंज क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा सिस्टम एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा देखो यहां पे डेल्टा यूनिवर्स एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा सिस्टम एंट्रोपी प्लस डेल्टा सराउंडिंग। आई बात समझ में। अब देखो यहां पे थर्ड इसका प्रॉपर्टी ये है कि देखो यहां पे डेल्टा एस का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इज टोटली डिपेंड ऑन दी अपॉन दी वैल्यू ऑफ सिस्टम।
यानी अगर मान लो कि यहां पे डेल्टा एस का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में आ जाएगा। और अगर डेल्टा एस का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, यानी डेल्टा एस का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। चलो मैं इसको और थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। अगर मान लो कि कोई सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कोई भी सिस्टम अगर हीट को गेन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें डिसऑर्डर क्या होगा, उसका बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा ना, एंट्रोपी चेंज का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगर मान लो कि कोई भी सिस्टम अगर हीट को पहले से रिलीज कर रहा है तो एक ऐसा समय आएगा कि उसकी पूरी की पूरी हीट खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका वैल्यू क्या हो रहा है, डिसऑर्डर घट रहा है वहां पे। जिसके अगर सपोज मान लो कि वाटर वेपर का एग्जांपल लेते हैं, पूरा का पूरा वो निकल गया वेपराइज होकर के, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना डिसऑर्डर का। तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में आ जाएगा। अगर सिस्टम अगर मान लो कि अगर पूरा का पूरा और हीट रिलीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा यहां पे, कहीं ना कहीं क्यू का वैल्यू क्या होगा, हीट जो है, एनर्जी जो क्या हो रहा है उसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव में आ जाएगा एक समय के बाद। तो वैसे केस में यहां पे मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस डिक्रीजेस, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, डिक्रीजेस, Q इज इक्वल टू क्या, Q का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में आ जाएगा। बट इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इंक्रीजेस, यानी कि डिसऑर्डर इंक्रीज कर रहा है यहां पे, तो इसका मतलब क्या होगा पे, ये Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा यहां पे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो Q का वैल्यू कहीं ना कहीं बच्चों यहां पे डेल्टा एस पे भी काफी हद तक निर्भर करता है यहां पे। अब देखो हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए। चलो अभी इरेज का तो लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है, देखो यहां पे, चलो देखो यहां पे, फॉर दी साइक्लिक, थर्ड फोर्थ में हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा, फॉर दी साइक्लिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 होता है, ये चीज ध्यान रखना। साइक्लिक प्रोसेस के लिए बच्चों जो टोटल एंथैल्पी चेंज का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट याद रखना। इस 4 पॉइंट से जेई के साथ साथ बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, या ऐसा भी हो सकता है आपको कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ जाए कि चलो भाई राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी। जेई के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पूछ सकता है कि डेल्टा एस का वैल्यू 0 कब होगा, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव कब होगा, और डेल्टा एस का वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो क्यू का क्या वैल्यू क्या होगा, अगर डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप तैयार रहना फाइट करने के लिए एग्जामिनेशन में आएगा। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद आता है एंट्रोपी चेंज। अब देखो यहाँ पे आपका ये लास्ट टॉपिक है यहाँ पे अभी का आज के लेक्चर का, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखो मैं लिख देता हूं ऊपर में, क्या आपका एंट्रोपी चेंज, ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर मान लो बच्चों कि अगर फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो यहां पे सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। तो अगर यहां पे अगर फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो फेज के ट्रांसफॉर्मेशन पे होने पे एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहां पे हम ये जानेंगे। तो देखो यहां पे एंट्रोपी पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर फेज बढ़ेगा, अगर फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों कि एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा, अपने आप क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन
क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इट डिफाइंड एज द, इट मे बी डिफाइंड एज द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, यानी 1 मोल ऑफ सॉलिड 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड, यानी 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस अगर लिक्विड में चेंज होता है फ्रॉम इट्स मेल्टिंग पॉइंट से, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। यानी कि वाटर, अगर मैं लिखूं यहां पे वाटर, ये क्या यहां पे वाटर सॉलिड है, और वाटर सॉलिड का वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाएगा यहां पे, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। अब देखो यहां पे H2O, ये सॉलिड है, आइस है, और इसको H2O लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो सॉलिड आइस का लिक्विड में कन्वर्ट होने में यहां पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां पे एंथैल्पी का वैल्यू जो होगा, एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा वहां पे, वो क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव में होगा, क्योंकि आइस, देखो यहां पे इसको लैटेंट हीट के नाम से भी जानते हैं। आइस जो है वो लिक्विड में तब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक उसको हीट नहीं मिलेगा, तो इसमें डेल्टा एच का वैल्यू कितना होता है बच्चों, डेल्टा एच का वैल्यू होता है यहां पे, डेल्टा एच इज इक्वल टू 6 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ, 6 किलो जूल पर मोल एनर्जी जब मिलेगी सिस्टम को, तब जाकर के सॉलिड जो है आइस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। अब हमको इसका फॉर्मूला पुट करना, तो फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे बच्चों, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्स अपॉन टी होगा, और यहां पे ऐसे भी हम लिख सकते हैं यहां पे कि डेल्टा एस इज इक्वल टू, और करके हम लिख सकते हैं यहां पे, और डेल्टा एस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिख देता हूं मैं यहां पे, डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी अपॉन टी। अब देखो यहां पे वैल्यू पुट करना है हमको, तो वैल्यू कैसे पुट करोगे बच्चों, फ्यूजन का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, बताओ FUS यहां पे लगा देता हूं, कितना दिया हुआ यहां पे 6 किलो जूल पर मोल में है, अपॉन ये क्या होगा यहां पे, टेम्परेचर कितना लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब आपका हो गया यहां पे 273 केल्विन, 273 केल्विन, और इसको हम कर सकते हैं 10 टू द पावर 3 जूल में कन्वर्ट कर दिया मैंने, यानी कि किलो जूल को मैंने जूल में कन्वर्ट किया। अब इसका कैलकुलेशन करोगे आप तो कितना आएगा यहां पे 21.98, क्या आएगा यहां पे 21.98, इसका वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका कितना आएगा 21.98 जूल पर केल्विन पर मोल, क्या आएगा बच्चों 21.98 जूल पर केल्विन पर मोल। देखो यहां पे एक बात और यहां पे ध्यान रखना कि दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ, क्या होगा यहां पे, दिस ऑल्सो यूनिट ऑफ क्या, ये आपका एंट्रोपी का यूनिट है। मेंस का है वो क्वेश्चन, मेंस 2017, नोट करो, जेई मेंस 2017 में आ चुका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ एंट्रोपी, क्या होता है बच्चों, जूल पर केल्विन पर मोल। मेंस 2017, नोट कर लो क्वेश्चन, जेई मेंस 2017 में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ एंट्रोपी, जूल पर केल्विन पर मोल। समझ में आ गई बातें यहां पे, चलो तो ये हमने क्या देखा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पे, अब हम देखते हैं यहां पे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ, अब देखो बच्चों यहां पे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या हुआ, यानी किसी भी लिक्विड के 1 मोल को वेपर में कन्वर्ट होने में जितनी एंट्रोपी का चेंज आता है, एंट्रोपी चेंज, सुनो यहां पे, एंट्रोपी चेंज वे इफ 1 मोल ऑफ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू द वेपर, यानी किसी भी लिक्विड सब्सटेंस के 1 मोल को वेपर में कन्वर्ट होने में जितनी एंथैल्पी का चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंथैल्पी, ये क्या बोलते हैं उसको हम, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने में जितनी एंट्रोपी का चेंज आता, कितना एंट्रोपी का चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। अब सपोज मान लो कि मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूं, तो वाटर लिक्विड है, H2O लिक्विड है, और H2O लिक्विड है यहां पे, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका किसमें, H2O वेपर में कन्वर्ट हो रहा है यहां पे, H2O गैस, यानी कि वेपराइजेशन हो रहा है यहां पे। अब इस पूरे प्रोसेस में बच्चों होता क्या यहां पे, इसमें पूरे का वैल्यू जो होता है कितना होता है 40.79 किलो जूल पर मोल। अब देखो यहां पे डेल्टा, यहां पे लिख दिया मैंने डेल्टा वेपर H इज इक्वल टू 40.79 किलो जूल पर मोल, ये क्या हो गया इसका बच्चों,
ये इसके एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, और हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एंट्रोपी चेंज। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कौन सा बच्चों, तो देखो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी अपॉन टी। अब बताओ वाटर कितना पे, लिक्विड वाटर कितना पे गैस में कन्वर्ट होगा, वेपराइज होगा 373 केल्विन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 40.79 इंटू 10⁻3, मैंने किलो जूल को किस में कन्वर्ट किया, जूल में, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 373 केल्विन टेम्परेचर, ये जूल में कन्वर्ट किया। तो चलो इसका वैल्यू आप फाइंड कर लो, कितना आएगा इसका वैल्यू, जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स कितना आएगा बच्चों 109.356 109.356 जूल पर केल्विन पर मोल। दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू कितना आएगा 109.356 जूल पर केल्विन पर मोल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, यानी पूछ सकता है आपका जेईई मेंस में, परफेक्टली जेईई मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लो इसको। पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इफ वाटर वेपराइज। तो एंट्रोपी का वैल्यू कितना होगा बच्चों 109.356 जूल, किलो जूल पर केल्विन क्या होगा, पर मोल हो जाएगा, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, चलो अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट हमारा क्या, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ क्या आपका, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन है। क्या है बच्चों, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तो देखो यहाँ पे सब्लिमेशन क्या होता है, सबको पता होगा, हमारे जितने भी स्टूडेंट सबको पता है सब्लिमेशन क्या होता है। देखो यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है बच्चों, यहाँ पे सॉलिड है, और अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे, आप सब्लाइम करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH4Cl। ये क्या यहाँ पे गैस है, या इसको वेपर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बच्चों, इसमें क्या होगा, यहाँ पे इसमें इसका वैल्यू क्या होता है, डेल्टा सब्लिमेशन लिख दो यहाँ पे, सब्लिमेशन या SUB भी लिखो तो चलेगा। एंथैल्पी इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 70.5 किलो जूल पर मोल, ये इसका वैल्यू आएगा। अब चलो हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन का वैल्यू कितना होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा सब एंथैल्पी अपॉन टी, और इसका टेम्परेचर कितना हो रहा है। तो ये प्रोसेस बच्चों पूरा का पूरा टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है 298 केल्विन टेम्परेचर पे, पूरा का पूरा प्रोसेस प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलो कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 70.5 इंटू 10⁻³ जूल, यानी किलो जूल को अपने जूल में कन्वर्ट किया, अपॉन 298 केल्विन टेम्परेचर। कुछ नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, जो आएगा इसका वैल्यू आ जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तो बच्चों आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस किया एंट्रोपी के बारे में, एंट्रोपी चेंज के बारे में, एंट्रोपी मैथमेटिकली कैसे उसको लिखते हैं हम। तो आज के लेक्चर में मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको जेईई मेंस वाले बताए हैं, आप याद रखना इसको। आज का लेक्चर आप अच्छे से देख लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट कुछ देखेंगे एंट्रोपी के। अब थर्मोडायनेमिक्स में अपकमिंग टॉपिक जो है आपका गिब्स एनर्जी है, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, 3-4 टॉपिक और बचे हुए बच्चों, जो कि आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो आज के लेक्चर में इतना ही, ऑल द बेस्ट।